हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी कक्षा 8 पास किया है और वे कक्षा 9 में आए हैं, तो उनको अभी गणित विषय का टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है एकदम सरल तरीके से एकदम आसान शब्दों में आपकी नोटबुक तैयार करवाएंगे। और देखिए, पहला जो चैप्टर है इस आपकी गणित में, उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन आई होप कि आप फ्रेश तैयारी कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए है एक बार फिर से उन सभी चीज़ों का हम इंट्रो करवा देते हैं जो कि हमें आगे इसका काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी जिनकी। जैसे हमें संख्या पद्धति में सबसे पहले जानना होता चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग जो है इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते हुए चलेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिले। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं? वे संख्याएं, देखिए संख्याएं सभी लोग आप जानते हैं कि जो गिनती है जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक कहलाते हैं। इन्हीं के प्रयोग से हम इनको मतलब संख्याएं बनाते हैं। तो जिन गिनती का प्रयोग, जिन नंबरों का प्रयोग या जिन अंकों का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे जो है अनंत तक। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला में आरंभ में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये अनंत तक हो जाएंगी, यानी इस पे हम जो है अनंत का सिंबल बना देते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। अब देखिए, अभी हमने क्या एक वर्ड बोला है कि जिन नंबरों की सहायता से, जिन अंकों की सहायता से हम वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में 10 लोग हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कमरे में 10 लोग हैं। अगर उसमें कोई ना हो तो हम ये बोलेंगे कि इसमें कोई नहीं है। ये नहीं कह सकेंगे कि इसमें शून्य लोग हैं, ये नहीं कह सकते। तो इसका मतलब कि जिन अंकों की सहायता से हम वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं, चीजों को गिनने का काम करते हैं, वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और उन्हीं श्रृंखला में अगर हम आरंभ में शून्य ऐड कर देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं, ये श्रृंखला जो है पूर्ण श्रृंखला कहलाती है। अच्छा, क्या जो कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है? यस, हो सकती है। अभी देखिए, 0 के अलावा बाकी सारे तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्रश्न मिलेगा हमें एक सवाल में कि क्या जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याएं हैं? तो उत्तर होगा हाँ है। नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और ये धनात्मक भी होते हैं। ठीक, ऋणात्मक और धनात्मक, और बीच में 0, ये क्या है? ये ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। ऋणात्मक में आपका -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। और धनात्मक में आपको पता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते आपका इनफाइनाइट तक है। यानी कि जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हैं, ये पूर्णांक संख्या होती हैं, जिनको ये कहते हैं इंटीजर। यानी धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब आते हैं परिमेय संख्याएं, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। यही जो ज्यादा पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में। और अपरिमेय संख्या है, तो दोनों ध्यान से देखिए। परिमेय का मतलब समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत सारी किताबें देखी होगी, इसमें परिमेय का मतलब नहीं लिखा होगा। परिमेय, देखो, मेय शब्द आया है मापन करने से, मतलब जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब परिमेय, जिनको हम माप सकते हैं, जिसे मापा जा सके। हिंदी में एक वाक्य के लिए शब्द भी आ सकता है कि जिसको मापा जा सकता है उसको परिमेय कहते हैं, जिसकी माप नहीं की जा सकती है उसे अपरिमेय कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं की एक परिभाषा दी जाती है कि वे नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिनको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं हो, p बटा q। अब ये जो पूर्णांक, ये जो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं हैं हमने लिखा है, क्या ये जो है परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इनके हम नीचे 1 लगा देंगे, p बटा q के रूप में हो जाएगा। तो 0 क्या है? क्या 0 एक
परिमेय संख्या है, हाँ हम जो है 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। लेकिन हम 0 बटा या 1/0 नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग नहीं दे सकते, शून्य से भाग नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसी का विपरीत है, इन्हें हम p/q के रूप में, p/q के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते, ये होती है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है, हम आगे आने वाले सवालों में इसके साथ साथ समझेंगे। आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इरेज करेंगे और प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। मतलब अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं। देखिए मैं जो लिख रहा हूँ, ये आप जो है इसे नोटबुक में भी उतार सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी पूरा कर सकते हैं, इसकी वजह मदद से लिखोगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा। कुछ नहीं, सवाल में दम है, तो आप लोग इसको नोटबुक पे उतार लीजिए, ठीक। आइए इस प्रश्नावली का हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए मुझे प्रश्न को लिखना पड़ता है, इसीलिए समय लग जाता है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। इसकी 2 विधि है, दोनों विधि में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1, ठीक। अब दूसरी बात, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। 7 से इन संख्याओं के अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 × 7 बटा 1 × 7, ये पहली भिन्न में हमने गुणा कर दिया। फिर दूसरा 4 × 7 बटा 1 × 7, ये क्या हो गया आपका, हो गया 21/7, और ये हो गया आपका 28/7। अब 21/7 और 28/7 दोनों का हर भी बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें हमको 6 परिमेय संख्या बतानी है। अब देखिए 21/7 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 22/7, और उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक और बीच में आ सकता है 27/7, फिर 28/7 है, ये है। तो इस तरह से हो गया ये। 21/7 का मान क्या हो जाएगा, अगर काटेंगे 3 हो जाएगा, और 28/7 का मान क्या होगा, इसको काटेंगे 4 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं आसानी से आ गई। और दूसरा विधि है, हम जानते हैं कि 3 और 4 को अगर बीच में देखना होगा तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, कितना ज्ञात करना है, 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। हमको इतना ज्ञात करना है, 4 की जरूरत नहीं है, हमने इतना ज्ञात कर लिया बस। तो आई होप कि आपको दोनों विधि आसान लगी होगी, लेकिन आप ये वाला जेन्युइन मानिए, अपने नोटबुक में ये वाला विधि उतारिएगा। क्या करना है, अगर इनके हर बराबर नहीं होते हैं तो पहले हर को बराबर करना होता है, लेकिन इसमें तो दोनों का हर बराबर था, दोनों का हर 1 था। और इसके बाद कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6, तो 6 में 1 जोड़ करके 7 अंश और हर में गुणा करेंगे,
और नई परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपको आसानी से उसके बीच में परिमेय संख्या मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्नावली के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आई होप कि आपको पिछले सवाल से उतनी जानकारी मिल गई होगी कि आप इसको तुरंत फोड़ सकते हैं। हमने क्या कहा था कि देखिए दो, अगर ये परिमेय संख्या है, दोनों का हर समान है, हर समान है तो क्या करना है हमको, कितनी संख्या पूछा है, 5 संख्या, 5 + 1 करेंगे बराबर हो जाएगा 6। कितना पूछा है, 5, 1 करेंगे 6। अब इस 6 से इन दोनों परिमेय संख्याओं में अंश और हर में गुणा करेंगे 6 से। 3 × 6 बटा 5 × 6, ये बराबर हो जाएगा 18/30। और दूसरी परिमेय संख्या 4/5 है तो 4 × 6 बटे 5 × 6, ये कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24/30। हमने देखा कि ये परिमेय संख्या बन चुकी है 18/30 और दूसरी परिमेय संख्या बन चुकी है 24/30। तो शुरू करते हैं। 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और आखिर में ये है आपका 24/30। तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यही हमारा उत्तर है। बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा अपने आप में आत्मविश्वास जगाइए और मुस्कुरा करके सवाल को फोड़ डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको याद होगा तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन जब दिया था पहले ही बता दिया था कि देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसी प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे से करके अनंत तक लिख दिया मैंने, ठीक, अनंत तक चले गए। ये है प्राकृतिक संख्या। तो अगर पूर्ण संख्या लिखना होगा तो केवल आगे 0 ही तो ऐड करना है, 0 1 2 3 4 5। ये क्या है, इन पूर्ण संख्या के श्रृंखला में क्या प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, आ रही है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे इसका उत्तर, हाँ। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी पूर्ण संख्या देख लीजिए, ये पूर्ण संख्या है, ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या है, याद रखिए, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक हमने क्या बताया था, -1 -2 -3, या और लिख सकते हैं +1 +2 +3। इसको तो हम बना सकते हैं परिमेय संख्या। ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर केवल 1 2 3 वाला बात होता तो कहते हैं हाँ कि ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इसने कह दिया प्रत्येक, प्रत्येक में माइनस वाला भी तो आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी ये क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, असत्य है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य लग रहा है, ये भी क्या है, असत्य है। अब आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि ये भी जो है असत्य है, यानी सत्य नहीं है, इसको हम कह सकते हैं असत्य है। क्यों, प्रत्येक परिमेय संख्या, भाई प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गए, या 2/3 हो गया, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या के श्रृंखला देखिए 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक है, तो उसमें श्रृंखला में 1/2 कहाँ से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये जो आपसे दिया गया है वो असत्य है। इस प्रकार से कक्षा 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। आई होप कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब डेली 1 बाय 1 करके हम इसकी जो श्रृंखला है आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में हो सकता है 1.23 भी एक साथ कर दिया जाए। तो जैसा फीडबैक रहेगा आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।